हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो है स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च के हम स्टेप यानी उसके प्रोसेस को जानेंगे। और सेकंड है हमारा क्वालिटी ऑफ अ गुड रिसर्चर, कि एक अनुसंधानकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इस चीज़ को आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसर्च के स्टेप या फिर उसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है किसी भी रिसर्च को करने का। मान लीजिए आप एक रिसर्चर हैं, यानी कि आप एक अनुसंधान करता है किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में आप रिसर्च करने के लिए गए। एरिया तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि रिसर्च आज अगर आप देखेंगे हमारे एजुकेशन की फील्ड में हो या फिर हमारी साइंस के फील्ड में हो या फिर हमारी सामाजिक फील्ड में हो, हम देखेंगे रिसर्च का काम आजकल चल ही रहा है। मतलब रिसर्च तो होते ही रहते कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार, या फिर आप मान लीजिए किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाकर आप वहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का या फिर किसी भी स्कूल का आप रिसर्च करना चाहते हैं, वहाँ पर जाके अनुसंधान करना चाहते हैं। तो अनुसंधान के लिए आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक की ज़रूरत होती है। आप किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। आप सबसे पहले जो है अनुसंधान और समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम को चूज़ करेंगे, किसी भी टॉपिक को चूज़ करेंगे जो भी आपको, आप जिसका भी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, यानी कि आप उस जो भी विषय है उसको आप, आपके अंदर इच्छा है उसके प्रति कि आप उस एरिया में जाकर रिसर्च करें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेंगे, यानी कि अपने टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सेकंड प्रोसेस क्या है, हम जो है परिकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती हैं। हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो ये जो है एक अ, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जहाँ पे हम कईयों प्रकार की हाइपोथेसिस को देखेंगे, जो हम अपनी आने वाली वीडियोस में हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पर हम स्टेप पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टेप देख लेंगे कि हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाने का होता है। हाइपोथेसिस क्या होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जो 5th क्लास के बच्चों के आईक्यू लेवल पर आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप उस वहाँ जाएंगे और आप जो बच्चे जो ज़्यादा पढ़ने में तेज हैं, होशियार हैं, या फिर जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, उन बच्चों को देखेंगे। और जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम है, उसी क्लास के बच्चों में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका आईक्यू लेवल कम होता है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं, स्लो लर्नर होते हैं। तो आप इन बच्चों पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जो स्लो लर्नर है, जो जो अच्छा पढ़ते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो है ही, उनको ऐसा माहौल मिल रहा होगा, हो सकता है। लेकिन जो स्लो लर्नर है उनके लिए आप बहुत सी बातों को सोचते हैं, जैसे कि आप बहुत प्रिडिक्ट करते हैं, आप ऐसा विचार करते हैं कि हो सकता है जो स्लो लर्नर हैं उनके मम्मी पापा जो है एजुकेटेड ना हो, मतलब पढ़े लिखे ना हो, इसलिए अपने बच्चों को वो पढ़ा नहीं पाते हैं घर पे। फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ख़राब हो सकती है, इसीलिए वो ट्यूशन नहीं भेज पाते हैं अपने बच्चों को। या फिर उनके घर में काम इतना रहता है कि बच्चे घर के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते। या फिर हो सकता है वहाँ का एरिया जो है, वहाँ का जो वातावरण है वही ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ पाते हों। तो इस प्रकार के जो विचार अपने दिमाग में लाते हैं, यानी ऐसे थॉट्स लाते हैं, वही हमारी क्या होती हैं, वही हमारी परिकल्पना होती हैं, वही हमारी हाइपोथेसिस होती हैं। यानी कि हम क्वेश्चंस बनाते हैं अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है हमारा रिसर्च डिज़ाइन, यानी कि जो अनुसंधान करता होता है, जो भी डाटा कलेक्ट करता है अपने रिसर्च के दौरान, करने के दौरान, उन सभी चीज़ों को वो किसी न किसी क्या कहते हैं कि जैसे कि आप कोई काम करते हैं तो किसी न किसी बुक में अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, उसी प्रकार वो अपने डाटा को भी व्यवस्थित करने के लिए क्या करता है, रिसर्च डिज़ाइन यानी कि अनुसंधान विकल्प का निर्माण करता है। हमारा फोर्थ स्टेप होता है सैंपल, यानी कि सैम्पलिंग करना। सैम्पलिंग भी एक अपने आप में अलग से टॉपिक है, जिसको हम आगे देखेंगे, जिसमें बहुत सी प्रकार की हमारी 4-5 प्रकार की सैम्पलिंग्स होती हैं, जिसमें क्वार्टर सैम्पलिंग होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है। तो इस प्रकार की बहुत सी सैम्पलिंग है जिनके बारे में पढ़ेंगे। परंतु यहाँ पे आप स्टेप सीख रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि हमारा अगला स्टेप जो होता है, यानी कि हमारा फोर्थ स्टेप होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब जैसे कि आपने हाई आईक्यू लेवल वाले बच्चों को अलग कर लिया,
लो आईक्यू लेवल वालों को बच्चों को अलग कर लिया, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं, इनको बांट रहे हैं एक दो बच्चों को, तो यहाँ पे आप इनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं इसका मतलब। तो ये सैम्पलिंग होती है जो हमारा अगला स्टेप होती है। फिर हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, यानी कि आप जो भी बच्चे स्लो लर्नर हैं उनके घर जाकर देखेंगे, उनके आसपास के माहौल को देखेंगे कि बच्चा क्यों पढ़ने में कमज़ोर है। तो वहाँ से आपको बहुत सा डाटा मिलेगा कि बच्चे क्यों हैं, बहुत से जो आपने क्वेश्चंस यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उसके आंसर आपको मिलेंगे, वो उसका कलेक्शन आप करते हैं, यानी कि डाटा कलेक्ट करते हैं। आप क्लास में भी किसी न किसी टूल्स के माध्यम से बच्चों के आईक्यू लेवल की जाँच करते हैं, जिसके माध्यम से आपके पास डाटा कलेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आप वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करते हैं, यानी कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हुआ, आप कोई भी पेपर आपने दिया, तो उस पेपर को देने के बाद आपके कुछ नंबर आते हैं कट पीट के, यानी कि कुछ आंसर आपके सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो जो उसी प्रकार आप भी जो भी जितना भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसका क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसमें देखते हैं, उसकी छाँट पीट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, जो फालतू का उसको निकाल देते हैं। तो आप क्या करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, उसके बाद जनरलाइज करते हैं, यानी कि सामान्यीकरण करते हैं। आपका जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा जनरलाइजेशन का होता है, सामान्यीकरण का होता है। तो यहाँ पर हमने जो है रिसर्च के स्टेप देखे। सबसे पहले हमने देखा, हम किसी भी अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं, यानी कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते हैं, एक टॉपिक लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने टॉपिक को, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम अनुसंधान अभिकल्प का निर्माण करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं और उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो ये सारे स्टेप होते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए। आप इन सभी स्टेप को याद रखिए, इसको बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आपके यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेप से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कोई भी 3 स्टेप देने के बाद एक स्टेप कोई और दे देगा और आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है स्टेप रिसर्च प्रोसेस का, या फिर स्टेटमेंट वाइज भी आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें, तो जब कोई भी रिसर्च करता होता है, रिसर्चर होता है, अनुसंधान करता होता है, वो जो है साहित्यिक सर्वेक्षण करता है, चीज़ों को जानने के लिए और उसको परखने के लिए वो साहित्य सर्वेक्षण करता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर की मैंने एक क्लास बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बता रही हूँ, तो ये स्टेप आपको याद रखने हैं। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम किसी भी एरिया में रिसर्च करते हैं, तो हमें जो है अपने डाटा को एकत्रित करने के लिए साहित्यिक सर्वेक्षण करना पड़ता है, यानी कि रिव्यू करना पड़ता है जो भी हमारे लिटरेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो आज भी हड़प्पा की खुदाई हो रही है, आज भी कोई ना कोई जो है किसी न किसी माध्यम से चीज़ों को सर्च किया जा रहा है। या फिर अगर हम बात करें कि आज भी हम देखेंगे तो हड़प्पा की जो भी लिपियाँ हैं उनके बारे में वैज्ञानिक आज भी प्रॉपर अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। तो क्या हो रहा है, अभी भी उस एरिया में रिसर्च हो रही है। उस रिसर्च को करने के लिए वो उस चीज़ को जानने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत से जो पहले से हमारे अनुसंधान हो चुके हैं, उन वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे कि उन्हें आगे के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो पाए। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक भाग होता है, क्योंकि इसके माध्यम से अपने कार्य को हम आगे बढ़ा पाते हैं। आई होप कि आपको रिसर्च प्रोसेस समझ में आया होगा और आप इन सारे स्टेप को कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देख लेंगे क्वालिटीज़ क्या होती हैं एक अनुसंधानकर्ता की, यानी कि अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण क्या क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, तो किसी भी अनुसंधानकर्ता के अंदर जो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए, उसका आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, यानी कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, अट्रैक्टिव। अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, मान लीजिए आप किसी ट्राइब एरिया में गए या फिर आप किसी पिछड़े इलाके में गए या कहीं पर भी गए, तो आपका जो व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आपको देख के आपसे जो है अट्रैक्ट हो जाए। आप कोई भी उससे क्वेश्चंस पूछे तो बहुत ही अच्छे से बढ़िया से आपको उसके आंसर दे, आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। तो व्यक्ति आकर्षण उसका कैसा होना चाहिए, उसका आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए।
आप जैसे कि किसी आप फ़िल्म स्टार को देखिए, कोई भी फ़िल्म स्टार होता है वो कितना अट्रैक्टिव लगता है, आपको क्यों पसंद आता है? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि आपको अट्रैक्ट करती है अपनी ओर। तो उसी प्रकार आप जो हैं या फिर जो अनुसंधान करता है उसका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकंड हमारा अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, यानी कि गुड हेल्थ होनी चाहिए। गुड हेल्थ क्यों होनी चाहिए? अगर आप बीमार रहेंगे, बीमार ही पड़े रहते हैं मान लीजिए, तो आप अपने अनुसंधान कार्य को नहीं बढ़ा पाएँगे। तो इसके लिए आपकी जो हेल्थ होनी चाहिए वो भी गुड होनी चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। बौद्धिक ईमानदारी, यानी कि जो भी आपका विषय है, जो भी टॉपिक है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी कैसी होनी चाहिए? एकदम अच्छी ईमानदारी होनी चाहिए। बौद्धिक ईमानदारी अर्थात मान लीजिए आप कहीं से भी कोई डाटा एकत्रित करते हैं, जो भी आपकी विषय से रिलेटेड है, तो वो कितना सही है, इस चीज़ का निश्चय आपको करना है। उसके लिए आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गलत डाटा आपको मिला, आपने उसको अपने जो है विकल्प में शामिल कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहनशीलता एवं धैर्य होना चाहिए। कभी-कभी अनुसंधान कार्य को करने के लिए बहुत समय लग जाता है, या फिर कोई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर कोई भी अनुसंधान करता है या रिसर्चर जाता है, तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसके अंदर सहनशीलता की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। बुद्धिमत्ता, यानी कि इंटेलिजेंस होना चाहिए, शार्प बुद्धि का होना चाहिए। हँसमुख स्वभाव का होना चाहिए। हँसमुख स्वभाव यानी कि कभी भी आप रिसर्च के काम से जाएँ, सामने वाले व्यक्ति से आप डाँट के, गुस्सा होके बात कर रहे हैं या फिर चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, तो व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप हँस के, प्यार से और उस तरीके से बात कर रहे हैं कि सामने वाला आपकी बातों का जवाब दे पा रहा है, आपसे प्रसन्न हो पा रहा है, तभी आप अपने कार्य को आगे बढ़ा पाएँगे। तो हँसमुख स्वभाव का होना चाहिए, नहीं हर समय गुस्से में, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सृजनात्मक चेतन होना चाहिए, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए? किसी भी काम को इतना अट्रैक्टिव बना दे, ऐसी उसके अंदर जो है थिंकिंग क्रिएटिविटी होनी चाहिए। वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं, जो भी आप डाटा एकत्रित करते हैं या फिर जो भी आप नोट्स बनाते हैं, वो क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा और आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता होनी चाहिए, यानी कि विल बिहेव, आपका व्यवहार दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा व्यवहार हो ताकि सामने वाला आपको जो है, आपको मतलब किसी भी प्रकार का आपसे यानी कि लड़ाई झगड़ा ना हो, और आपके जो आंसर हैं वो आपको आसानी से मिल जाए आपके रिसर्च के दौरान। निष्पक्षता होनी चाहिए। निष्पक्षता यानी कि आप एकदम निष्पक्ष होने चाहिए किसी भी कार्य के लिए। किसी भी प्रकार की आपके अंदर वैसी भावना नहीं आनी चाहिए कि मतलब क्या गलत क्या सही, इस चीज़ का भेद आपको पता होना चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए, यानी कि और जानने की इच्छा। आप किसी एरिया में गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-4 क्वेश्चन्स के आंसर आपको मिल गए, आप वो रिटर्न आ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके अंदर और जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और यूज़फुल बन पाए, आने वाले समय में उसका यूज़ हो पाए। तार्किक शक्ति होनी चाहिए, रीजनिंग पावर होनी चाहिए। तार्किक शक्ति यानी कि किसी भी जो भी कार्य है, जो भी रिसर्च है, उसके प्रति वो मल्टीपल डायमेंशन में सोच पाए, इस प्रकार की उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। विचार विमर्श दक्षता होनी चाहिए, यानी कि डिस्कशन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना पड़े तो उसके अंदर उस प्रकार की पावर होनी चाहिए कि कोई भी डिस्कस कर पाए, किसी भी प्रकार की विचार विमर्श कर पाए के साथ। और क्या होना चाहिए? व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि ब्रॉड उसका जो है विज़न होना चाहिए कि जो भी वो रिसर्च कर रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या उन पर प्रभाव डालेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के उसके अंदर थॉट्स जो है ऐसे होने चाहिए कि वो काम आज कर रहा है लेकिन वो सोच जो है हमारी आने वाली जनरेशन के बारे में रहा है, इस प्रकार को उसके अंदर विज़न होना चाहिए। शीघ्र निर्णय, यानी कि क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए कि कोई भी समस्या आती है तो उसका जल्दी से कोई ना कोई समाधान निकाल पाए, ऐसा उसका जो है व्यक्तित्व या फिर उसके अंदर इस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए। विषय में निपुणता होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट मास्टरी होनी चाहिए। जैसे कि आपको मान लीजिए आप साइकोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, परंतु आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया फ़िलॉसफ़ी का, आप फ़िलॉसफ़ी ले लिया, आप फ़िलॉसफ़ी में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
या इंटरेस्ट भी नहीं, और आपकी उसमें आप मास्टर भी आपने नहीं कर रखी है, तो कैसा होना चाहिए? आप जो भी विषय लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप उसमें कितने माहिर हैं ऐसा होना चाहिए। सत्य की अभिलाषा होनी चाहिए, यानी कि पैशन ऑफ ट्रूथ, सत्य को जानने की अभिलाषा होनी चाहिए। जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाएं, तब तक आप कंटिन्यूस चलते रहने चाहिए। सत्य की अभिलाषा होनी चाहिए। अनुसंधान प्रविधियों में निपुणता होनी चाहिए, यानी कि मास्टरी ओवर रिसर्च टेक्निक्स। रिसर्च की बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, बहुत से टूल्स होते हैं जिसमें आपको मास्टरी होनी चाहिए। मान लीजिए आप आईक्यू लेवल पर 5th क्लास के बच्चों पर रिसर्च कर रहे हैं, आपने कुछ टूल्स तैयार किए हैं, या फिर टूल्स के माध्यम से आप अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब आपको टूल्स का यूज़ करना ही नहीं आ रहा है, टेक्निक्स का यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी टूल्स टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए। तो ये सारे गुण एक रिसर्चकर्ता में होने चाहिए, ना कि अनुसंधानकर्ता में होने चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटीज़ ही एक रिसर्चर को आगे बढ़ाती है उसके रिसर्च कार्य करने के लिए, और उसके रिसर्च का एक फाइनल रिजल्ट निकल के आता है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। कल को अगर कोई व्यक्ति रिसर्च करता है तो आपके रिसर्च को अपनी रिसर्च में यूज़ करेगा, आपके रिसर्च के माध्यम से भी अपने रिसर्च के प्रोसेस को वो आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकार एक व्यक्तित्व होना चाहिए किसी भी रिसर्चकर्ता का। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हम अगली क्लास में फिर आपके साथ होंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। जो कोई भी और जो यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड वगैरह, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। और आपको मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।